हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग ईवीएस का पार्ट 2 का वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और एग्ज़ाम 91 पर एग्ज़ाम 91 पर आप लोगों को जाकर वीडियो को बढ़िया से 1 से 2 बार देखना है। उसके बाद टेलीग्राम में आप लोग को जुटना है, जिससे आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है उसका पीडीएफ दे दिया जाएगा और सीटेट का तैयारी मन से कीजिए। इससे बाहर उससे कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पास होने की तो गारंटी है, छोड़िए 100% पास होइए। समय भी बहुत कम है दोस्तों। चलिए आगे हम वीडियो बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए दोस्तों। चैनल का नाम है एग्जाम्पुल 91। मानव में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमस। मानव में पाचन कैसे होता है, चलिए इसको पढ़ते हैं। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से शुरू होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, विसिकल कैविटी, ग्रास नली या प्रशिका, अमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बृहदांत, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा लार्ज इंटेस्टाइन होती है। मल द्वार अथवा गुदा, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति, इनर वाल्व्स ऑफ द स्टोमच, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय पाचक रस साबित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मुख एवं मुख गुहिका, प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में फंसा होता है। हमारे मुख में लाल ग्रंथि सिलिवरी ग्लैंड्स होती है जो लार स्रावित करती है। लाल रस चावल के मंड स्टार्च को शर्करा सुगर्स में बदल देते हैं। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलियां होती है। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। कार्य के अनुसार दांतों के 4 प्रकार होते हैं: कीर्दंत, रत्नक, अग्र चवर्णक तथा चवर्णक। कीर्दंत इंसीजर, कीर्दंत भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रत्नक को भोजन भी कहा जाता है। रत्नक को क्या कहा जाता है दोस्तों? भेदक भी कहा जाता है। रत्नक को, कैनाइन को भेदक भी कहा जाता है। रत्नक भोजन को फाड़ने तथा चीरने का कार्य करते हैं। अग्र चवर्णक तीसरा है, अग्र चवर्णक। पर मोलर, अग्र चवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और चौथा है चवर्णक, मोलर। चवर्णक भोजन को चबाने तथा पीसने का कार्य करते हैं। भोजन नली, ग्रसिका, फूड पाइप और ओसेफेक्स। चलिए ग्रसिका, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है दोस्तों। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन के नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा अमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप उल्टी
वोमिटिंग द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। आमाशय स्टोमच, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलेनुमा संरचना। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलेनुमा संरचना। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे बड़ा चौड़ा भाग है। आमाशय का ऊपरी सिरा गर्शिका से तथा निचला सिरा क्षुद्रांत से जुड़ा होता है। आमाशय की दीवार से श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस का स्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में यदि कोई जीवाणु उपस्थित हो तो उसे मार देता है। श्लेष्मा आमाशय तथा आंतों की दीवार की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है तथा पाचक रस डाइजेस्टिव जूस भोजन के पाचन में मदद करता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत में अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। यकृत लीवर गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर एब्डोमेन के ऊपरी भाग में दाहिने यानी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस बाइल जूस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्त रस वसा फैट्स के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्षुद्रांत में अवशोषण एब्सोर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं ब्लड वेसल्स में चला जाता है। इस परिक्रम को अवशोषण एब्सोर्प्शन कहते हैं। क्षुद्रांत की अतिरिक्त भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचयित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी पशु लगातार जुगाली करते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग से भंडारित कर लेते हैं, फिर थोड़े थोड़े वापस आमाशय से अपने मुंह में लगाकर जुगाली करते रहते हैं। रूमिनेंट में यानी जुगाली करने वाले पशुओं को आमाशय 4 भागों में बांटा होता है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंध नाल कैक्यूम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्यों के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से हमारे शरीर निर्माण, वृद्धि एवं विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल आदि पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। विभिन्न पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख स्रोत तथा कमी से होने वाले कुछ रोग।
पोषक तत्व स्रोत कमी से हानियां। प्रोटीन अंडा, मछली, सोयाबीन, राजमा, दाल आदि। शरीर एवं मांसपेशियों का कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। कार्बोहाइड्रेट अनाज, आलू, शकरकंद, पपीता आदि। शरीर के तापक्रम उष्मा में कमी होना, शरीर कमजोर होना, त्वचा में झुर्रियां। वसा अंडा, मछली, मांस, मूंगफली एवं सभी प्रकार के तेल आदि। त्वचा कमी की अगर कमी की होते हैं, वसा की कमी से त्वचा की चमक होना, खुश्की हो जाना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना। अब विटामिन ए स्रोत है अंडा, मछली, गाजर, आम, हरी सब्जियां, दूध आदि। कमी से हानि होगा, इससे आंखों में रतौंधी रोग होना, रेटिनॉल इसे कहते हैं ए को। विटामिन बी छिलकेदार अनाज, दाल, बेरी बेरी रोग होना, छिलकेदार अनाज दाल, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी। विटामिन सी ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, खट्टे फल, संतरा, नींबू, आंवला आदि। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी सूर्य की किरणें, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली आदि में शरीर की हड्डियों का विकृत हो जाना है, इसकी कमी से मतलब कमजोर हो जाता है। विटामिन डी अंकुरित अनाज, फल सब्जी, घी, तेल, दूध। और उसके बाद इसकी कमी से स्त्रियों में बंध्यता रोग होती है। विटामिन के बंद गोभी, टमाटर, मटर पनीर, सोयाबीन आदि। रक्त जमने की क्षमता में कमी आती है इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। चलिए आगे पढ़ते हैं। पाचन के रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ डाइजेशन। डॉक्टर बोमंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। इन्होंने मार्टिन के पेट से कुछ पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस निकाला और उस पाचक रस में कोई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। डॉक्टर बोमेट की तालिका। खाने की चीज पेट में पचने में लगा समय, गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय। कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पचता है और गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय 4 घंटे 45 मिनट। उबला दूध पेट में पचने का लगा समय 2 घंटा उबला दूध, और गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय 4 घंटे 15 मिनट है। अब पूरी तरह से उबला अंडा पेट में पचने में लगा समय 3 घंटा 30 मिनट। उबला हुआ अंडा 3 घंटा 30 मिनट लगा पेट में पचने में, लेकिन गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय 8 घंटा। कम उबला हुआ अंडा पेट में पचने में लगा समय 3 घंटा और गिलास के पाचक रस में पचने में लगा समय 6 घंटा 30 मिनट। और कच्चा अंडा फेटा हुआ पेट में पचने में लगा 2 घंटा, लेकिन गिलास में पचने में लगा 4 घंटा 15 मिनट। कच्चा अंडा पेट में पचने में लगा 1 घंटा 30 मिनट और गिलास में पाचक रस में पचने में लगा समय 4 घंटा। डॉक्टर बोमेट ने देखा कि जल्दी पचाने के लिए हमारे पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है, और वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस अम्ल की तरह होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आम के गुद्दे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामड़ी, तांदड़ा, आम पापड़ बनाया जाता है। आम के गुद्दे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में इसलिए सुखाया क्योंकि गुड़ और चीनी आम को खराब नहीं होने देगी। धूप से नमी नहीं रहेगी। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीजें बनाई जाती है। किसी ब्रेड या अन्य उत्पाद के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि तथा उसके मूल्य का पता चलता है। पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं
उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री और सामान के वजन के बारे में भी पता चलता है। ब्रेड और फफूंदी, ब्रेड पर फफूंदी ब्रेड के सड़ने के कारण आती है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। किसी पानी से भरे हुए बर्तन में नमक की उचित मात्रा डालने पर अगर उसमें नींबू डाला जाए तो नींबू तैरने लगेगा। हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड, स्टार्च तथा शर्करा शुगर के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। थोड़ा इसको जूम करते हैं दोस्तों, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा दोस्तों। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। जीभ भर 4 तरह की 9000 ग्रंथियां होती हैं। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियां होती है। चबाकर खाने से लार से टैलिन निकलकर स्टार्च को मल्टोज शुगर में बदल देते हैं, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके: भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है और पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है और यह भोजन को पचाने में मदद करता है। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर की से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती है लेना चाहिए। उद्वी सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते और उसको सील बंद कर देते। कोयलों के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं उद्यू। गुजराती में उद्यू का मतलब उल्टा। उद्यू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियां को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। लिंग हू फैन
लिंग फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। खाने की चीज़ें को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। घरेलू उपाय: दूध उबालते हैं, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, पका हुआ चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, प्याज या लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। मिड डे मील मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। वर्ष 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों व वैकल्पिक व नवाचार शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। आवास शेल्टर किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, वह परिवेश उस जीव का आवास कहलाता है। सभी जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है। जीव जंतुओं का आवास अलग होता है तथा मनुष्यों का आवास अलग होता है। विभिन्न प्रकार के मानव आवास। मिट्टी के घर, इन घरों की दीवारें मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। इस प्रकार की घरों की छतें झाड़ियों तथा छप्पर की बनी होती है। ब्लॉक लकड़ी के घर, इस प्रकार बांस या लकड़ी के घर, इस प्रकार के घर उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां अत्यधिक वर्षा होती है। इस प्रकार के घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। ईंट का घर, इस प्रकार के घर जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्रों मतलब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी एरेज में पाए जाते हैं। भारत में के मैदानी इलाकों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। इग्लू, ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्रों के टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाले एक्सकीमो जनजातियों के आवास है। एक्सकीमो लोग हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा डिमोड मकान बनाते हैं। शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। इग्लू के अंदर की तरफ दीवारों तथा फ्लोर पर सील मछली के खाल लगाई जाती है। इससे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। दीवार व खाल के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। इस रिक्त स्थान में ठंडी हवा की उपस्थिति होती है। इससे इग्लू की आंतरिक गर्मी से बर्फ से बनी दीवारें पिघलती नहीं हैं। इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी जलाई जाती है। इग्लू में एक छोटा द्वार होता है। इस द्वार का प्रयोग लेट कर अंदर बाहर आने जाने में किया जाता है। टेंट यह लोग का अस्थायी निवास का घर होता है। यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीजों से बनता है। हाउस बोट यह लकड़ी से बना घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इनकी छतें पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। इस प्रकार के घर पर्यटकों को काफी आकर्षित करती है। ये घर कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। पिग्मी जाति के आवास। पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः अस्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियां वृक्षों पर बनाते हैं। इनकी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्तों की तरह गोल बनाई जाती है। झोपा शुष्क व पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर होते हैं। पड़वा राजस्थान में मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर हैं। पड़वा की दीवारों प्रायः धूप में सुखाई मिट्टी की ईंटों से बनाते हैं और केलू माने खपरेल से ढलवा छत बनाते हैं। टापरी या टपरी व डागला राजस्थान
के आदिवासियों का सामान्य घर। भाखरा, भाखरा का ढांचा राजस्थान के गिरासिया जनजातियों का घर है। मुनसा, उत्तराखंड के भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास है। मैत, मैत उत्तराखंड के भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास है। ट्यूपिक, एस्किमो लोगों के चमड़े के बने तंबू जो अनेक ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये घर कैरिबों तथा ध्रुवीय भालू की खाल के बने होते हैं। किस्ताऊ, कजाकिस्तान की खिरगिज जाति के आवास स्थान होते हैं जो घास से बने होते हैं। खिरगिज इसमें शीत ऋतु में निवास करते हैं। यूता, खिरगिज कालमुख व कजाक जाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। ये चमड़े के बने तंबू होते हैं। ये ऊनी नमदे से भी बनाए जाते हैं। भील जनजाति के आवास जो आयताकार होते हैं। इसकी दीवारें बांस या पत्थर की बनी होती है। फर्श मिट्टी या पत्थर की तथा छत खपरेल या घास भूस। बंगाल ओराक व कातोम ओराक संथाल जनजाति के आवास गिरी। काल, दक्षिणी अफ्रीका में बंटू और नाटाल में जूलू जनजाति के तथा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोग द्वारा बनाए गए घास की झोपड़ियां को कहते हैं। टीपी, रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन लोगों द्वारा बीसन बैलों के चमड़े से व लंबे बांसों से बनाए गए शंक्वाकार तंबू ये पोर्टेबल होते हैं। अर्श, भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाले आदिम जनजाति के लंबे बड़े ढोल की आकृति के घर होते हैं। खाईमास, अरब व सहारा के बद्दू जाति के लोगों को तंबू होते हैं। खाईमास। जीव जंतु के आवास प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कुछ जीव जंतु व पक्षी अपना आवास पेड़ों पर या झाड़ियों में बनाते हैं। अब कुछ जमीन में बिल बनाकर बाह्य वातावरण से अपना बचाव करते हैं। कई बड़े बड़े जंगली पशु जंगलों एवं पर्वतों में बनी प्राकृतिक गुफाओं या माद में रहते हैं। आवास के प्रकार। स्थलीय आवास, स्थल पर रहने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है। इसमें कई प्रकार के आवास शामिल किए जाते हैं। वन्य आवास, पोलर हैबिट, वन्य आवास में जंतु एवं पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी प्रकार के जंगली जानवर एवं वनस्पति इस प्रकार के आवास में रहते हैं। घास भूमियाँ, यह लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में उगती है। यहाँ लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में उगती है। यहाँ के मुख्य जानवरों में जेबरा, जिराफ, हाथी, गजेला, हिरण आदि होते हैं। प्रमुख घास भूमियों के उदाहरण हैं सवाना, पेरीज, डाउन्स, स्टेपी, मीडोज, लानोज, पंपास, ग्रान, चाको आदि। मरुस्थलीय आवास डिजर्ट हैबिट्स। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है और तापमान बहुत अधिक होता है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में ऊंट, सांप, कंगारू, चूहे आदि तथा वनस्पति में कांटेदार व मोटी पत्ती वाले पेड़ पौधे मिलते हैं। पहाड़ी आवास हिल हैबिट्स। पहाड़ी आवासों में याक, भालू, पहाड़ी बकरियां आदि मिलते हैं। ध्रुवीय आवास पोलर हैबिट्स। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक बर्फ जमी रहती है।